दोस्तों नमस्कार। जीएस पेपर 2 आपका हो गया है यूपीएससी में। और 2025 में 23 अगस्त को था। पेपर देखने के बाद बहुत बच्चों ने कुछ अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं की होंगी। ट्राई करते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जो जीएस पेपर 2 आया है वो कैसे, हमें जब 2026 की अपनी तैयारी रखनी है तो इस पेपर से हम क्या सीख सकते हैं। क्या हमें यहाँ पर पॉज लेकर कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या जो बच्चे बिगिनर हैं वो क्या सीख सकते हैं कि क्या 2026 या 2000 मान लो 27 में पेपर देना है तो इस पेपर ने कौन सी ऐसी बातें आपको सामने रखी हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन में एक बार रुक कर दोबारा से एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आप मिस कर रहे हैं उनको आप और अच्छे तरीके से सामने ला सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक रिव्यू सा करते हैं पेपर पे और देखते हैं कि क्या इस रिव्यू का कंक्लूजन है। बड़े 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 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देखते हैं। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ पर्पस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959, यानी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें भ्रष्ट आचरण पर चर्चा करो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सबको पता है कि भ्रष्ट आचरण जैसे आप ब्राइब ले रहे हो, या आप मान लो चुनाव के समय किसी एक जाति से दूसरी जाति को लड़ा रहे हो, या वहाँ पर आप ऐसी बातें कर रहे हो जो कि महिलाओं के सम्मान जैसे सती प्रथा या इस तरह की बातों को भी उसमें लिखा गया है कि आप नहीं कर सकते हो। मतलब कुल मिला के आप इस तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस का प्रयास नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ क्या आगे भी लिखा है कि विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायक और उनके सहयोगियों की संपत्ति में उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक वृद्धि अनुचित प्रभाव और फलस्वरूप भ्रष्ट आचरण कहलाएगी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर नहीं कह सकते हो यस या नो, क्योंकि किसी भी मान लो लीडर का पैसा बढ़ता है तो ये पैसा बढ़ना वो उसकी आय के स्रोत बताने पे निर्भर करता है। अगर वो आय के स्रोत से अधिक उसने पैसा किया है तो रीजन देना पड़ेगा कि भाई वो पैसा कहाँ लगाया गया, या उसके किसी रिलेटिव ने पैसा कैसे कमाया है। अचानक से तो अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, कोई बिजनेस किया होगा या कुछ प्रॉपर्टी पे पैसा लगाया होगा, कहाँ से वो पैसा आया और वो बढ़ा भी तो क्या सही तरीके से बढ़ा है। तो दो बातें होती हैं कि आप सीधा सीधा किसी को नहीं कह सकते हो इनकम के, अगर वो राइट सोर्स बता रहे हैं या उनके किसी रिलेटिव ने पैसे को बढ़ाया है क्योंकि अपनी मेहनत से बढ़ाया है, तो उस केस में वो वहाँ पर जस्टिफाइड होता है। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए पहली चीज़। और अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस के कारण पैसा बढ़ता है तब तो वो भ्रष्ट आचरण में आएगा ही, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता की भी बात है, और उस पर कहीं ना कहीं सरकार का कानून भी है और वो कानून के तहत उनको वहाँ पर कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, यानी उनको अपनी कह सकते हो सांसदीय या विधायकी भी खोनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन न्यूज पे रहता है तो ऐसा नहीं था कि बच्चे नहीं लिख सकते हैं। हाँ आप कर सकते हो अगर आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा है कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एज कम्पेयर टू द कोर्ट सिस्टम। अब देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक न्यायकरण और कोर्ट के बारे में पढ़ते हो तो आप आराम से लिख सकते हो। दूसरा क्या है, 2021 को वो कह रहे हैं कि रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थ्रू द रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अब देखो इसमें सुधार ये हुए थे, एज बढ़ा दी गई थी, है ना, 70 कर दी गई थी। साथ ही साथ ये कर दिया गया था कि बहुत ट्रिब्यूनल को समाप्त करके हाई कोर्ट के अंदर ले आए थे ताकि वो रेशनलाइज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का कुछ उसमें से इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया था, कमेटी वगैरह में बात। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, ये सारी बातें लिखनी थी। तो ये आप इस तरह के रिफॉर्म के जब भी न्यूज आती है या कभी भी कोई भी संसद द्वारा इस तरह से पारित किया जाता है तो वो आपको पता होता है और न्यूज में भी खूब चलता है। तो ये क्वेश्चन भी आप करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते हो, आप कर सकते हो। तीसरा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर ऑफ द पार्डन इन इंडिया एंड द यूएसए। भारत और अमेरिका में क्षमादान की शक्ति आपको आराम से मिल जाएगा पढ़ने के लिए जब आप इनके कंपेरिजन करते हो। ठीक है, मेंस में आप अलग से पढ़ते भी हो इनके बारे में। साथ ही साथ आर दे आर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर द प्रिमिटिव पार्डन्स। देखो एक वर्ड लिखा है प्रिमिटिव पार्डन्स, ये यहाँ पर आपको बताना था। अमेरिका में क्या होता है कि मान लो किसी को कोई सज़ा सुनाई जाने वाली है तो राष्ट्रपति महोदय चाहे तो सज़ा सुनाए जाने से पहले ही उसको माफ़ कर सकते हैं, जैसा भारत में नहीं है। जैसे ये केस आप देख सकते हो, जो बिडेन का काफ़ी न्यूज में आया था। जो बिडेन ने वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत ही बड़े अधिकारी या बहुत फेमस पर्सन को क्या किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से पहले एक तरह से सज़ा से माफ़ कर दिया। डॉक्टर फॉकी करके थे, तो जिससे कि क्या हुआ, वो प्रयोग किया गया। तो ये प्रिमिटिव पार्डन इसीलिए पूछा गया। ये अभी रिसेंट में 2025 में न्यूज़ में था, आप देखना द हिंदू वगैरह ने भी लिखा होगा जरूर। तो इस कारण से क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर से जोड़कर आप कह सकते हैं।
डिस्कस द नेचर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू कश्मीर। आसान है, जम्मू कश्मीर का जो इतना डिस्कशन हुआ है और वो जो बना, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि वहाँ पर शक्तियाँ और कार्य, तो ये आपका सीधा सीधा मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत घुमाकर पूछा है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं कि ठीक है आप इसको कर सकते हो। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस टू द लीगल काउंसिल। एकदम सही बात, उसकी यही काम ही है कि अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के कानूनी मामलों में मार्गदर्शन करे, परामर्श करे और एक अच्छी भूमिका निभाए, जिससे कि वहाँ पर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से कर सकता है। इसकी कई लिमिटेशन भी होते हैं, उनके पास कई राइट्स भी होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। वुमेन्स सोशल कैपिटल इम्प्लीमेंट इन द एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। अब देखो क्या है, सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण की बात करें, सोशल कैपिटल कंप्लीमेंट्स। देखो एम्पावरमेंट कब आता है, जब महिलाएं खुलकर अपना काम कर सकती हैं, एजुकेशन पा सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, उनकी बात सुनी जाए, उनकी सहमति को महत्वपूर्ण माना जाए। और साथ ही साथ पुरुष प्रधान समाज जो होते हैं, यानी जो कह सकते हो पैट्रियाटिक सोसाइटीज़ है, वहाँ पर उनकी इस आधार पर सिर्फ तुलना ना किया जाए कि वो महिलाएं हैं, है ना। तो सोशल कैपिटल फॉर्म कंप्लीमेंट का मतलब यही है कि जब उनके पास समाज में उनकी स्थिति ठीक होगी या उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी, उस केस में क्या होगा, वो अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उनके काम की सराहना होगी, ना कि उनको जेंडर के आधार पर पहले ही तय कर दिया जाता है कि ये इनका बस ये लिमिटेशन है, या ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट या सोशल जो उनका एक एक्सेप्टेंस है, वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट के ज़रूरी है, उनके एजुकेशन के लिए ज़रूरी है और इनके एम्पावरमेंट के ज़रूरी है। तो आप इसमें इस तरीके से बातें आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी था, बट आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव ए बिल्ट इन बायस टुवर्ड टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड। देखो ई गवर्नेंस को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको ध्यान में न रखकर क्या कह रहे हैं, सेंटर यूजर सेंट्रिक ना होकर बैक एंड इंटीग्रेशन पे ध्यान रखा जाता है। देखो टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, सरकार जब ई गवर्नेंस लाई तो उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में चीज़ें और आसान हो जाए। जिन चीज़ों के लिए उनका समय ज़्यादा लगता है, प्रयास ज़्यादा लगता है और उनको ज़्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं, उनको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना। साथ ही साथ सरकार क्या कर सके, टाइम बाउंडेड मैनर में इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोवाइड कर सके अपनी जनता को। और यही एक तरीके से यूजर सेंट्रेड डिज़ाइन की बात हुई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार कि भाई भारत में ऐसा तो है नहीं कि सब टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से एम्पावर्ड लोग हैं। यहाँ पर तो अलग तरीके के चैलेंजेस है कि फ़ोन चलाना नहीं आता। अब उस केंद्र में अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाओगे, लेकिन लोगों को अगर कंप्यूटर बेसिक शिक्षा नहीं आएगी, तो वो तो टेक्नोलॉजी से चाहे जितना अपग्रेड करो, लोगों को कहाँ एम्पावरमेंट हुई। तो ये जो गैप सा क्रिएट होता है, उसको समझाते हुए आपको लिखना था कि ये गैप कैसे कम किया जाए। और इस कारण से कई बार आप प्रोजेक्ट को चाहे जितना अच्छा रखो, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो आपकी हेल्प पे नहीं करता, यानी जो वहाँ पे लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको ये बात समझानी थी। अगला था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन परस्यूड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर देन नॉन स्टेट। देखो क्या होता है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओ को बंद कर दिया, ठीक, जो फॉरेन फंडिंग है उसको बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये बोला गया कि ये जो फंडिंग आती है वो एंटी नेशनल मूवमेंट्स पे लगती है। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक देश में आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो एनजीओ हैं या इस तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी एक तरीके से पार्टिसिपेशन कमज़ोर होता है या नहीं होता। ये तो फिर हेगेमनी हो गई, एक तरह से आधिपत्य हो गया सरकार का। राज्य के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक समाज में सिर्फ राज्य की सरकार की नहीं होती है। वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका भी इंपॉर्टेंस होता है। और डेमोक्रेसी जितनी अच्छी होगी, जितनी ताकतवर होगी, वहाँ पर ये लोग उतने ही पावरफुल होंगे। क्योंकि राज्य इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमेशा वो जनता के हित में ही काम करेगा। कई बार ऐसा दुनिया में देखा गया और अक्सर होता है कि वो तानाशाह बन जाते हैं। तो इस बात को ध्यान से रखना पड़ेगा कि राज्य का ये जो नज़रिया है इन लोगों को लेकर, ये कहीं ना कहीं बायस्ड है, क्योंकि राज्य अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहता है। तो इस कारण से कई बार क्या करता है कि राज्य ऐसा करता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस लिखना है, क्योंकि राज्य कानून के तहत काम करता है। तो जो एनजीओ या सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के कानून के दायरे में रहकर काम करें। डेमोक्रेसी की अगर कोई हनन होता है तो कोर्ट आ जाइए आप। राज्य के कानूनों की अनदेखी करोगे तो वो कई बार फिर तो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि राज्य कानून से चले, ये प्राथमिक जिम्मेदारी होती है राज्य की। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई करते हुए लिख सकते थे। बैलेंस वे में आंसर हमेशा लिखने की आदत होनी चाहिए।
ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप की बात कर रहा है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार ये बात बोलते हैं, हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं, और ज़रूरत भी है डिजिटल पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों देश कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ है। बहुत सारा रीजन हमारा भी अभी डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है, उनका भी अंडर डेवलप है। मिलकर अगर हम इस तरीके से एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर टेक्नोलॉजी सपोर्ट, बाकी चीज़ों में सपोर्ट करते हुए आगे से करेंगे, तो वी कैन डू, मतलब दोनों नेशन या कॉन्टिनेंट कह सकते हो, दोनों कॉन्टिनेंट अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, तो इसको आप लिख सकते हो, ये तो लगातार रहता ही चर्चा में। विद द वार्निंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर, वर्ल्ड इज बीइंग ए साइट ऑफ सोवरेन नेशनलिज्म। वैश्वीकरण के छीड़ होने के साथ शीत युद्धोत्तर विश्व संप्रभु राष्ट्रवाद का केंद्र बनता जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब सोवरेन नेशनलिज्म का मतलब ऐसा होता है कि दुनिया में देश जो है ना, जैसे आप क्या बाहर देखोगे, चाहे इटली की राष्ट्रपति देखो, प्रधानमंत्री देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति देखो, ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हो गए हैं, और तेजी से ऐसी जनता का कुछ मूड हो रहा है कि वो अपने नेशनलिज्म को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रेदर देन वो कई बार ह्यूमन इश्यूज को भी भूल जाते हैं। यानी मानवाधिकार से भी ऊपर, देखो इस बात को समझो, राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रवाद इसलिए जरूरी होता है कई बार कि आप अपने राष्ट्र के प्रति आपका नजरिया बहुत ही सशक्त और प्रेम वाला होना चाहिए, लेकिन मानवता भी तो एक चीज होती है। और हम एक लिबरल सोसाइटी में संकीर्णता की दृष्टि से राष्ट्रवाद को नहीं देख सकते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब है हम विकास करें और दुनिया भी विकास करे। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम विकास करें, दुनिया विकास करे चाहे ना करे, खासकर डेवलप्ड देशों को। क्योंकि पूरी दुनिया में जो ये असंतुलन है वो तभी पूरा हो सकता है, ये बैलेंस हो सकता है, जब ये डेवलप्ड देश अपने यहाँ के जो संसाधन है या उनके पास जो ये डेवलपमेंट हैं वो आम देशों तक पहुँचाएं, खासकर पिछड़े देशों तक पहुँचाएं। और ये नज़रिया तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक दुनिया में समानता ना जाए, लेकिन इसके खिलाफ बात चल रही है। अमेरिका फर्स्ट बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं और अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, तो कुल मिलाकर अमेरिका जो अपनी संपन्नता है उसको वापस चाह रहा है या बटोर रहा है, तो दुनिया से फिर गरीबी आएगी। भाई अगर आप टैरिफ लगाओगे तो हमारा निर्यात नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारे इंडस्ट्री कैसे चलेगी, और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो लोगों के जीवन में फिर वही समस्याएं जो पहले होती थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना पड़ेगा, संतुलन की जरूरत है कि ये जो पोस्ट कोविड के बाद धीरे धीरे जो सोवरेन नेशनलिज्म की बात हो रही है, इसमें संतुलन रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी इज द फुलक्रम विद एक्ट एज द इसेंशियल चेक अपॉन द राइट फंक्शन। देखो संवैधानिक नैतिकता कह रहे हैं कि उच्च पदाधिकारी और नागरिक दोनों पर एक आवश्यक नियंत्रण करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त टिप्पणी के मद्देनजर संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन की बात करता है। देखो सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों बोला। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के पीछे कारण है कि चाहे कोई भी अधिकारी हो चाहे नागरिक हो, सब कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में किसी को जो भी अधिकार मिले हैं उन लोगों द्वारा मिले जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। उन्होंने जो संविधान बनाया और उसमें जो बातें लिखी उन्हीं के तहत कानून बने, और सब हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। प्राकृतिक रूप से हमारे पास कोई अधिकार नहीं, सब संवैधानिक अधिकार है, वो कानून के तहत है या संविधान के तहत है। अब इस पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि भारत में हम जो चाहें वो कर लें। कर सकते हो, आपको संविधान ने प्रॉपर व्यवस्था दी है, लेकिन सब कानून के दायरे में रह के कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे दो चीजों की वो बात कर रहे हैं कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा और भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और नागरिक जवाबदेही के बीच संतुलन की बात है। देखो न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो जुडिशरी है ना, वो अपना निर्णय लेते समय पूरी तरीके से फ्री रहे। अब जुडिशरी निर्णय कैसे लेती है, कानून के तहत निर्णय लेती है ना, कि कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ, यही तो न्यायालय करता है। संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ, इसी का न्यायालय करता है। साथ ही साथ जब जुडिशरी अपने फैसले देती है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो कानून के दायरे में रहकर ही फैसले दे, या संविधान के दायरे में ही रहकर फैसला दे। और जब ये बैलेंस रहता है तो सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। आप एक सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हो, ऑफिसर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कानून के हिसाब से चलेगा, तो जब न्यायालय भी निर्णय देगा तो वो भी कानून के दायरे में होना चाहिए। इसी बैलेंस की बात चल रही है, आप इसी को एलेबरेट करके लिख सकते थे। ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विद द फ्यू प्रोसीडिंग। देखो
भारतीय संविधान ने सामान्य विधायी संस्थाओं को कुछ प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ संशोधन की बात कही है। सही बात है कि भाई जो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पार्लियामेंट बदलाव कर सकती है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो उनकी शक्तियों को कई जगह पे लिखा, जैसे सुप्रीम कोर्ट उनकी शक्तियों को कम नहीं कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान आपको रखना है और ये बताना है कि संशोधन की जो शक्ति है पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की, ठीक है, वो प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव लिमिटेशन के तहत है। देखो प्रोसीड्यूरल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सरकार सब प्रॉपर कानून बनाकर यहाँ पर चीज़ों को कर सकती है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कानून बनाते समय सब्सटेंसिव का मतलब जो मूल बात हो ना बदले। जैसे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर हो ना चेंज हो, कानून बना जो आप संविधान बदलाव कर रहे हो तो उसकी मूल भावना ना खत्म हो। ऐसा ना हो कि आपने आर्बिट्री तरीके से संशोधन सोचा या इसलिए सोचा क्योंकि सरकार वो चाह रही थी, नहीं। संविधान ने जो मूल भावना बना के रखी है और जिन तथ्यों को सामने रखा वो आप आर्बिट्री तरीके से या किसी तरीके से, इवन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते हो। केशवानंद भारती की बात आप लिख सकते हो या बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसके तहत सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर हटाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। तो आप इसको ऐसे लिखना था आपका। कॉलेजियम प्रणाली आप पता है, इस पर क्या ही बताए, सबको पता होगा, सभी ने लिख लिया होगा डिसएडवांटेज वगैरह, ठीक है। एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लान डेवलपमेंट इंडिया। भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की बात करनी थी कि सेंटर स्टेट रिलेशन की बात है। हाल के सुधारों ने भारत में राज्य की, अब जीएसटी वगैरह जो आया है इससे बहुत फर्क पड़ गया है। साथ ही साथ जो फिनेंस कमीशन ने बोला है उसको इम्प्लीमेंट की बात की है सरकार ने अच्छे से, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि राज्य द्वारा बदलाव किए गए और केंद्र ने उसमें सपोर्ट किया है, जिससे उनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा आप इस पर परेशान नहीं होंगे, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें आप लगातार पढ़ते रहते हैं। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होते हैं, पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए। डिस्कस देयर रोल रेजिंग अवेयरनेस, ये भी आप कर सकते हो, ये सब ने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी की सारी बुक्स में इसके बारे में अच्छे से दिया होगा। इनइक्वलिटी इन द ऑनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्स इन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पॉवर्टी, संसाधनों के स्वामित्व स्वरूप में असमानता। एकदम सही बात है भाई, ये बात तो है। ये कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है वहाँ पर आप देखोगे जो बिजनेस क्लास है वही ज़्यादातर बिजनेस क्लास है। सरकार का यही तो काम है मेन तरीके से कि लोगों को एम्पावर करे, यानी सबके अंदर कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप पहुंचाने का माध्यम सरकार होना चाहिए जो करना चाहते हैं। तो उसके लिए उस तरह के एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनेंस सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट, ये सब सरकार को करना चाहिए। नहीं तो जो कुछ ग्रुप्स हैं या कुछ लोग हैं जो शुरू से जिनके पास पैसा है उन्हीं की मोनोपोली बनी रहेगी और ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा कारण भी है। क्योंकि जब तक इंटरप्रेन्योरशिप आम लोग उठकर बाहर नहीं आएंगे और बेहतर कर सकते हैं तब तक वो एक इकोनॉमिक बैलेंस नहीं आ सकता है ना। ये भारत सरकार ने काम किया है इसमें, ये बात आप कह सकते हैं। ईज डूइंग इज बिजनेस की बात करें या आप बहुत सारे कह सकते हो सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, आप उनको भी लिख सकते हो, जिसके तहत वो इस तरीके के इंडस्ट्रीज में, चाहे वो होता ना कि सब्सिडी देना बिना किसी, कहते हैं ना सरकार अपनी गारंटी पे लोन दे रहा है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सरकार ने प्रयास किए हैं जिसके कारण से आप कह सकते हो कि इस जो पॉवर्टी है इसके खिलाफ लड़ाई और मजबूत हुई है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में भी अपनी बातें लिख सकते थे। इन कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन। ठीक है, समकालीन विकास मॉडलों में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत के निकट नहीं होती, क्रियान्वयन विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई भी मॉडल बनाए जाते हैं तो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, और जब आप उस ऑब्जेक्टिव के लिए डिसीजन लेते हो या आप उसको आगे जब आगे इम्प्लीमेंट करते हो तो जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बार उनमें गैप होता है। पॉइंट ऐसा होता है कि जो सरकार ने बनाया है वो हो सकता है वो कनेक्ट ही नहीं कर रही है। साथ ही साथ इनपुट जो भी उसमें मिले हैं वो कई बार बहुत ही हाइपोथेटिकल होते हैं या बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं। जब आप उनको एग्जीक्यूट करने जाते हो तो वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाती हैं। सरकार जैसे मान लो एक तरीके से गंगा, इसका गंगा स्वच्छता मिशन जो रखा था उसका, ठीक है, नमामि गंगे वगैरह जो भी था, वहाँ पर आपने क्या देखा, गंगा कितनी साफ हो पाई, इतने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए सरकार ने।
लेकिन वो कारण ऐसा था क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने सोचा था कि ये मैथ की तरह 2+2 4 होता है, ऐसे इम्प्लीमेंट करके हम साफ कर देंगे, नहीं। यहाँ पर आप सरकार को इस तरह से कई बार देखना भी पड़ता है, इसलिए सरकार ने उसमें कई सारे बदलाव किए कि वहाँ पर वो जनता की सहभागिता की भी ज़रूरत है। हमारे उस एटीट्यूड में भी तो बदलाव की ज़रूरत है कि हम नदियों को प्रदूषित ना करें। हमारा वो सांस्कृतिक भी जुड़ाव है कि हम हमेशा से नदियों के साथ पर्यावरण को प्रदूषित करते रहे, चाहे वो मूर्तियों को डालना हो या 50 तरह की और चीज़ें होती हैं। अब इसको कहीं ना कहीं सरकार को पूरा जब होलिस्टिक तरीके से गवर्नमेंट इस पे काम करेगी तब जाकर वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो जब आपने फंड अलॉट कर दिया, आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन वो स्ट्रक्चर जब आपने इम्प्लीमेंट किया तब आपको समझ में आया कि चैलेंजेस कहाँ पर हैं। तो ये कई बार बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होता है, और पीछे वाले मॉडल से हम सीख सकते हैं कि जो गलतियां पीछे हुई उनको हम ना करें, ताकि हमारा समय, हमारी एनर्जी, हमारा पैसा और हमारी ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट ना हो। इन सारी चीज़ों को आपको क्रिटिकली इस तरह से समझाते हुए लिखने की ज़रूरत थी। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये आप सबको पता है, डिजिटल टाइम में ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जैसे एक अभी एआई में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मैं इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि वो फोन ऐसा होगा कि जो चाइल्ड के लिए नुकसानदायक होगा वो एआई अपने आप उसको रोक देगा, यानी वो ऐप ही नहीं चलेगा या वो चलेगा ही नहीं। तो ऐसे जो डेवलपमेंट है ना, अगर ऐसा कुछ एआई के थ्रू होता है तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर चैलेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि एआई भविष्य है और आज के बच्चे एआई से जुड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं उस एआई के थ्रू निगेटिव चीज़ें बच्चों के हाथ में ना लग जाए, या उन चीज़ों से वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में न जाए, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी सरकार इस तरह की चीज़ों को, जैसे अभी गेम को बंद कर दिया गया, बहुत सारे फैट जो गेम थे जिसमें पैसा लगाकर आप लोग खेलते थे, सरकार ने कानून बनाकर अभी रिसेंटली बंद किया। आप इसको भी दे सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत एआई मॉडल के थ्रू ऐसे गेम आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इथिकल कंडक्ट है उसके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि इसमें तो फिनेंशियल लॉसेस की भी बात है, और कई बच्चों ने तो सुसाइड भी इसीलिए कर लिया है ना। तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिसी के थ्रू, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थ्रू, सोशल अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, इन सारे तरीकों से आप क्या कर सकते हो, जो बच्चों के साथ ये आने वाले समय पर चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एआई का प्रयोग उनके बेहतर के लिए कर सकते हैं, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। तो कई बार हमें उन चीज़ों को समय समय पे देखना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। तो आप इसको इस वे में लिख सकते थे। अब एनर्जी सिक्योरिटी, आप सबको पता है कि भारत की सुरक्षा का प्रमुख आधार रहता ही है, और मिडिल ईस्टर्न, यहाँ से ही ऊर्जा हमारे पास सबसे ज़्यादा आती है और परंपरागत तरीके से आती है। ठीक, अब आप इसको आराम से बता सकते थे, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एनर्जी से सिक्योरिटी तो 25 बार आपने अलग अलग जगहों पे पढ़ा ही होगा। ठीक है। द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व बिकॉज ऑफ द डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट एंड इंटरमेंट ऑफ द यूएसए वर्सेज रसो चाइना एलायंस। देखो, यूएन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ग्रुपिंग। यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, ये अमेरिका के साथ लगे रहते हैं, और चाइना और रसिया एक साथ रहते हैं। तो ये एक तरीके से जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए इम्बैलेंस बन जाता है। भाई वहाँ पर मान लो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी जाए भारत को, जापान को मान लो दिया जाए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि चाइना के कारण नहीं हो पा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डेवलपमेंट की जो बातें होती है तो अमेरिका वीटो कर देता है। कई ऐसे मौके देखे गए जहाँ पे रसिया ने वीटो कर दिए। तो अपनी पावर गेम के चक्कर में जो संयुक्त राष्ट्र में सुधार हैं वो वहीं के वहीं पड़े हैं। अब यूनाइटेड नेशन उतना इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि लोग कहाँ उसकी बात को मान रहे हैं। यूनाइटेड नेशन क्या करता है? निंदा ही तो करता है, या उसके जो भी कह सकते हो, जो भी बहुत सारे फंक्शंस हैं वो कोई मानता ही नहीं है। रसिया को क्या फ़र्क पड़ रहा है यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है, या चाइना को क्या फ़र्क पड़ता है? तो समझने वाली बात है कि जब तक उसमें बॉडी को ही पावर नहीं दोगे, उसको उतना अथॉरिटी ही नहीं दोगे जिससे वो दुनिया में उस तरीके से इम्पैक्ट डाल पाए, वो अब पावर गेम का अगर सेंटर है तो फिर कैसे वो सही से फंक्शन कर पाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ऐसे समझानी है और इसको बताना है कि कैसे इस ईस्ट और वेस्ट के जो झगड़े हैं, ठीक है, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण से वो अपने हित या अपनी तरह के लोगों के हित रखते हैं, ना कि ग्लोबल मामले को देखना चाहते हैं। क्योंकि वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्रों के लिए ठीक हो, इस बात का ध्यान ना होकर अपने ग्रुपिंग में लगे होते हैं। वो कहीं ना कहीं बाकी देशों के विकास को रोक रहे हैं, क्योंकि समय के साथ उनको वो डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए। हमने बताने का प्रयास किया कि आपके कोर एरिया क्या हैं जिन पर आप ये क्वेश्चन पूछा गया और आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि
हम सिर्फ यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपके साथ। तो आपको एक बात ये कह सकते हैं कि जीएस पेपर 2 के लिए आप करंट अफेयर ही पढ़िए और अपने जो बेसिक बुक है उनको पढ़ लिए। गवर्नेंस की किताब एक पढ़ लीजिए और एक आप कोई भी लक्ष्मीकांत को तो जरूरी पढ़ लीजिए, तो एक आप गवर्नेंस की बुक पढ़ लीजिए, देन करंट अफेयर पढ़िए। आप 2026 या 2027 हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका सोर्स आपका द हिंदू पढ़ना चालू कर दीजिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए, या द इंडियन एक्सप्रेस। किसी एक न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना ही है जीएस पेपर 2 के लिए। करंट अफेयर के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि यही न्यूज़पेपर सबसे अच्छा आपका काम करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बहुत डेटा नहीं मांग रहे हैं, तो ये आप मैगजीन से नहीं कर पाओगे, आपको भाषा समझनी पड़ेगी और भाषा के आधार पर विश्लेषण करना पड़ेगा। हाँ, कोर चीज़ों के लिए आप इन रेफरेंस बुक पे जरूर रहिए ताकि ऑथेंटिक डेटा आपको मिलता रहे। बाकी आप जिसकी भी मैगजीन पढ़ रहे हैं आप पढ़ लीजिए, दैट इज़ नॉट बिग डील। ठीक है, तो आप इसको करिए। बस आप ये मान लीजिए कि करंट अफेयर के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आपको एनालिसिस देखना है या आपको खुद पढ़ना है, जैसे भी हो आपको ये करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट यू कांट गो फॉर द यूपीएससी मेंस, क्योंकि उसके बिना अगर आप जा भी रहे हो तो आप क्या कर पाओगे, आप इन्हीं से समझ सकते हो। तो चलिए, हमने ट्राई किया, बताने का प्रयास किया कि कम शब्दों में कि कैसे आप इसको देख सकते हो, और ये जो सोर्सेज है या जो वे हैं क्वेश्चन पूछे जाने के वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस तरीके के रिलेवेंट आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर डाल सकें। और इस चैनल पे अब हम रेगुलर भी आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो हम आपको अपडेट कर देंगे, जिसमें आपको बेहतर तरीके का कंटेंट मिल पाएगा, यूपीएससी स्पेसिफिक रहेगा, ताकि आप एक अच्छे तरीके से डेटा को पा सको। साथ ही साथ क्या उस डेटा का बेहतर प्रयोग हो सकता है वो भी हमारे साथ जब आप पढ़ोगे, या कैसे प्रयोग हो सकता है वो भी सीखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।